कई बार हमारा एक छोटा सा बेवकूफ़ी भरा कदम सामने वाले को कितना नुकसान पहुंचा सकता है या उसे कितना दुखी कर सकता है, हम सोचते भी नहीं। लेकिन जब खुद हमें मदद की आवश्यकता हो और कोई साथ ना दे, तब समझ में आता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार और वृद्ध की है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप स्वयं ही फैसला कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अंत में जो वृद्ध ने किया, क्या वो सही था या गलत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी कर भला तो होगा भला, जिसे लिखा है सुषमा मुनिंद्र जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन जाकर ज्ञात हुआ महानगरी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट है। मैंने तो फोन पर इंक्वायरी से पता कर लिया था कि महानगरी 2 घंटे लेट है, पर आप माने ही नहीं बाबूजी, इतनी जल्दी चले आए। बड़ा पुत्र एक नाथ उकताया हुआ है। वो इसलिए कि कई बार ये इंक्वायरी वाले सूचना देते हैं कि घंटी बजती रहती है और ये उठाते ही नहीं। इस देश जैसी अव्यवस्था और अनियमितता कहीं नहीं है। जल्दी आ गए हैं तो नुकसान नहीं हो जाएगा, ट्रेन छूट जाती तो जरूर नुकसान हो जाता। किसी को कहीं आना जाना हो तो बाबूजी इसी तरह हड़बड़ाते हुए शीघ्रता से भर जाते हैं। उफ, इस गर्मी और भीड़ में 2 घंटे बिताना बहुत कठिन है। मंझले पुत्र ओंकार ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए प्लेटफॉर्म की छत की ओर ताका। पंखा पूरी क्षमता से चल रहा था, लेकिन असर नहीं डाल पा रहा था, ये बात अलग है। बाबूजी अम्मा को संबोधित करते हुए बोले, मुंह फाड़े इधर उधर देखती खड़ी ना रहो, जैसे आज से पहले स्टेशन कभी देखा ही नहीं है। इस बिस्तर के ऊपर बैठ जाओ और सामान की निगरानी करो। स्टेशन पर गिरहकट चोर उचक्के घूमते फिरते रहते हैं। हमें ना सिखाओ। अम्मा तुनक कर कुशल गणितज्ञ की भांति तर्जनी दिखा दिखा कर सामान गिनने लगी। पूरे 9 नग हैं, हमें पता है। ग्रीष्मावकाश में आई अम्मा की पुत्री अंबुज अपने 2 बच्चों यशा और संयोग को लेकर अपने पति के पास वापस लौट रही थी। अम्मा स्नेहवश सामानों की गिनती बढ़ाती गई है। ट्रेन में इतना सामान चढ़ाना मुश्किल होगा, आजकल भीड़ भी देख रहे हो कितनी है। यशा और टोबू साइकिल बेकार लेकर जा रहे हैं, फिर कभी भेज देते। छोटा पुत्र तिलक बोला, मैं साइकिल लेके जाऊंगी, यहाँ ओम और देव चला चला कर तोड़ देंगे। यशा पैर पटक पटक कर मचलने लगी थी। ये टोबू साइकिल उसे नाना जी ने खरीद कर दी है। आरक्षण नहीं मिला, इस कारण से हम साइकिल नहीं छोड़ सकते। अम्मा ने कह दिया, हो गया, ले जाओ साइकिल। जैसे इतना सामान जाएगा वैसे ही ये चली जाएगी। तिलक फुफकारने लगा, अम्मा तुम तो रोती हुई अंबुज दीदी के गले मिलती हुई एक तरफ खड़ी हो जाओगी। सामान तो हमें चढ़ाना पड़ेगा ना। अम्मा ने आंचल संभाल कर जोर से हूं किया और फिर मुंह फेर कर बैठी रही। बाबूजी ने अपनी खोपड़ी पर हाथ फेर कर अम्मा को घुड़का, तुम्हारा पुत्री प्रेम भी गजब है। बांध लाई हो गेहूं चावल और दाल की बोरियां। तो क्या हुआ, यहाँ इतनी खेती होती है और वहां बच्ची को अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है। कौन सा मूड में धर कर ले जाना है। अम्मा तो अपनी पर जैसे अड़ी ही हुई थी। आजकल रेल में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आदम चढ़ जाए यही बहुत है। बड़ी बहू स्नेह ने धीरे से मुंह से निकाला, तुम तो चुप ही रहो बहू। अम्मा ने दांत पीसे। इकलौती लाडली अंबुज निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले लौट रही है, और वह भी बिना आरक्षण के। अम्मा का मन भारी है और उन्हें किसी के तर्क वितर्क नहीं सुहा रहे। स्टेशन पर उफनाती बिलबिलाती उन्मादी भीड़। बाबूजी चारों ओर मुंडी घुमाकर खुफिया दृष्टि से प्लेटफॉर्म पर बिछी भीड़ को निहार रहे हैं। भीड़ वैसे ही प्लेटफॉर्म में समा नहीं रही है जैसे पतीले में उफनता हुआ दूध। बाबूजी को सभी चेहरे शातिर चोर दिख रहे हैं। वे बार बार अंबुज को समझा रहे हैं कि उसे कितने सतर्कता से सफर करना है। देख बिटिया, तू रात में सोना मत। वैसे तो तिलक भी जा रहा है तेरे साथ, पर इसका जाना ना जाना बेकार है। ट्रेन का चलना बाद में शुरू होगा और इसका सोना उससे पहले ही शुरू हो जाएगा। ऐसी कुंभकर्णी नींद है कि मत पूछो। पति की निंदा सुनकर तिलक की पत्नी सोनी ने बुरा सा मुंह बनाया। आप चिंता मत करो बाबूजी, बस ट्रेन में जगह मिल जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी।
पर मुझे नहीं लगता कि जगह मिल पाएगी। भीड़ देखी है आपने? अंबुज के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कल रात फोन आया था कि उसके पति को कई दिनों से ज्वर आ रहा है और उसे तुरंत बुलाया है। बहुत भाग दौड़ के बाद भी आरक्षण नहीं मिल पाया। सब हो जाएगा। इस भीड़ में जाने वाले कम होंगे और इन जाने वालों को विदा करने वाले अधिक होंगे। चले आते हैं स्टेशन पर भीड़ बढ़ाने। बाबूजी ऐसे कह रहे थे जैसे स्वयं वह अकेले ही आए हों अपनी बेटी को छोड़ने। अंबुज को स्टेशन पहुंचाने पूरा कुनबा ना आए तो बाबूजी को गौरव अनुभव नहीं होता। अम्मा रिसा जाती हैं कि किसी को लड़की से प्रेम नहीं है। बड़ी बहू स्नेह और उनकी 3 लड़कियां, मंझली बहू रमा और उसके 2 बच्चे बबली और बालू, छोटी बहू सोनी और उसके 3 बच्चे ओम, देव और साल भर का राजू। अंबुज को विदा करने इतने लोग आए हैं। आए हैं? नहीं नहीं, लाए गए हैं, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा। एक नाथ आरक्षण मिलने की आशा में निरंतर टीसी के पीछे भाग रहा था, लेकिन बात बनती नहीं दिखती थी। बाबूजी ने फिर देश को कोसा। मुझे लगता है पूरे देश को आज ही यात्रा करनी है। सब अपने अपने काम से जाते हैं बाबूजी, हम बेकार ही इतनी जल्दी आए। ओंकार अभी भी जल्दी आने की पर अड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ वेटिंग रूम में जगह हो तो। तिलक वेटिंग रूम की ओर चल पड़ा। यशा और संयोग पीछे लग गए। इधर ठेले पर इडली, डोसा, समोसा, नमकीन, चिप्स, फुल्की सजाए रेहड़ी वाले आ जा रहे हैं। बच्चे चिल्लाने लगे, हम तो अंकल चिप्स लेंगे। बाबूजी को स्टेशन से सामान खरीदना पसंद नहीं है, पर बाल हट विवश किए देता है। 4 पैकेट अंकल चिप्स खरीद दिए गए, लेकिन बच्चे थे कि वो पैकेट शेयर करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। फिर सबको एक एक अलग पैकेट दिलाकर समस्या का निदान ढूंढा गया। अम्मा गुस्साई, दिन भर खाते हैं फिर भी इनका पेट नहीं भरता। 100 रुपए स्वाहा हो गए हैं। बच्चे चुपचाप खाने में तल्लीन हैं। अम्मा की डांट से बेअसर। सभी बच्चों की माताओं ने स्वीकार किया कि ऐसे नालायक बच्चे कहीं ले जाने के लायक नहीं हैं। तिलक वेटिंग रूम से लौट आया। वहां तो पूछो मत, पैर रखने तक की जगह नहीं है। उफ! बाबूजी ने रुमाल से अपने शीश का पसीना पोंछा। बाबूजी की अधीरता पर रमा और स्नेह अधरों से मुस्कुराई। एक नाथ एक कुली पकड़ लाया। सुनो, ये सामान है, महानगरी की जनरल बोगी में चढ़ाना है। जी साहब। और हाँ, ट्रेन आए तो यहीं रहना, ये ना हो कि तुम्हें ढूंढने के लिए हमें इधर उधर भागना पड़े। नहीं नहीं साहब, आप बेफिक्र हो। कुली ने चारों ओर देखकर कुछ जायजा लिया और फिर बोला, उधर आगे चलकर बैठिए, जनरल डब्बा वहां आगे लगता है। एक मुसीबत और, सब किसी तरह चिप्स खाते बच्चों को हाँकते सामान लादे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। चिप्स खाकर बच्चों को प्यास लगी और घर से लाया गया पानी स्टेशन पर ही समाप्त हो गया। अम्मा ने कपाल थामा। इन लोगों की भूख प्यास हद हो गई। लाओ डिब्बा, मैं पानी भर लाता हूँ। ओंकार खाली डिब्बा लिए चला तो बबली और बालू साथ लग गए, पीछे पीछे ओम और देव भी। स्नेह की लड़कियां जुड़वा और विरासत फिल्म के पोस्टर को मुग्ध भाव से निहार रही हैं और सलमान और अनिल कपूर की चर्चा कर रही हैं। इधर बाबूजी ने बहुओं को घुड़का, खड़ी क्या हो, बच्चों को संभालो, यहाँ बच्चा चोर गिरोह फिरते रहते हैं। सुनकर सोनी और रमा चिंतित भाव से पंजों पर उचक उचक कर बच्चों को देखने लगी। बच्चे भीड़ में कहीं लोप हो चुके थे। भीड़ जैसे नर मुंडों का रेला आ जा रहा है। जाने कहाँ से आते हैं इतने सारे लोग। जैसे आने जाने के अतिरिक्त इन्हें कोई काम ही नहीं है। जहां तक दृष्टि जाए शीश तैरते दिख जाते हैं। सब किसी धुन में है, उन्माद में है। रेहड़ी वालों के विभिन्न स्वर कनपटी फोड़ डालते हैं। पानी भरकर लौटे ओंकार के पीछे चारों बच्चों का जुलूस सकुशल लौट आया। रमा ने चेतावनी दी, चलो अब सब चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ, वरना घर भेज देंगे तुम सबको। बच्चों ने कुछ देर आज्ञाकारी भाव दिखाया, पर उनकी चंचल प्रकृति उन्हें थिर नहीं रहने दे रही थी। एक नाथ फिर टीसी के चक्कर काटने चल दिया। एक ही जगह बिना किसी काम के खड़े रहना उसकी प्रवृत्ति में नहीं है। तिलक ऊब रहा है। बुक स्टॉल से जाकर इंडिया टुडे और यशा और संयोग के लिए कॉमिक्स खरीद लाया। इंडिया टुडे बाबूजी ने झपट ली।
कुछ देर पंखे की भांति प्रयोग करते रहे, फिर एक बोरी पर बैठकर उलटने पलटने लगे। कॉमिक्स को सभी बच्चे ललचाई नजरों से देख रहे हैं और छीन झपट कर रहे हैं। स्नेह ने खींचकर अपनी मंझली बेटी शुभी को एक थप्पड़ मार दिया। स्नेह गुस्से में है। उसे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को अनावश्यक रूप से स्टेशन लेकर आया जाए। वह बच्चों को लेकर घर रुकना चाहती थी, पर अम्मा ने सुना दिया। स्टेशन तक जाते हुए पांव घिसते हैं तो मत आओ। साल भर में बच्ची एक बार आती है और फिर भी तुम्हें खटकती है। और अब बच्चे आफत किए हुए हैं। शुभी को फ्रॉक से आंसू पोंछते देखकर अंबुज पसीजी। जाने के क्षण भावुक होते हैं। क्या भाभी, मार दिया बच्चों को। चलो मैं सबको कॉमिक्स दिलाती हूँ। बाबूजी रोकते रहे इस अपव्यय के लिए, पर अंबुज सबको एक एक कॉमिक्स दिला लाई। अब अम्मा की भौहें कपाल पर टंग गई। बच्चों को लाओ तो ऐसा ही होता है, खर्च पर खर्च हुआ जाता है। जाने दो अम्मा, बच्चे हैं, अंबुज उदारता से बोली। अम्मा का बोलना जारी रहा। तेरे पास बहुत सारा पैसा है तो फूंक डाल। और हाँ सुन अंबुज, थैला संभाल कर पकड़ना, खाने का सामान रखा है, गिर जाएगा तो सब उलट पुलट जाएगा। अम्मा तुम्हें खाने की पड़ी है और ये ट्रेन पता नहीं कब आएगी। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। अंबुज व्यग्रता से कदम तालसी करती हुई एक गति का प्रदर्शन कर रही थी। मैं पता करके आता हूँ, कहता हुआ ओंकार पूछताछ दफ्तर की ओर चला गया। किसी ट्रेन के आने की घंटी हो चुकी है। अनाउंसमेंट में नारी स्वर उभरा। यात्री कृपया ध्यान दें, जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। बाबूजी ने मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया और ध्यान से अनाउंसमेंट सुनी और फिर बोले, लो, महाकौशल इतनी लेट आ रही है। इसे तो 4 घंटे पहले आना था। महानगरी पता नहीं कब आएगी। मालूम होता है आज सारी ही ट्रेन देरी से चल रही है। ओंकार लौट आया। महानगरी 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। आज का नक्षत्र तो उफ। अम्मा आंचल से हवा करते हुए बोली। महाकौशल प्लेटफॉर्म से आ लगी। ट्रेन में बहुत भीड़ है। जनरल बोगियों में यात्री बर्र के छत्ते की भांति गुथे हुए हैं। द्वार पर डंडा पकड़े खड़े बैठे लटके लोग। अंबुज ने असहाय दृष्टि बाबूजी पर डाली। बाबूजी, अगर ऐसी ही भीड़ महानगरी में भी होगी तो दीदी कैसे चढ़ेगी? सोनी पूछ रही है। अंबुज चुप रही, शायद सुन नहीं सकी। प्लेटफॉर्म में होती चहल पहल ने झटका सा खाया। रेहड़ी वालों के स्वर तेज हो गए। लोग उन्मादियों के उन्माद में भाग रहे थे, अपेक्षित डब्बे ढूंढ रहे थे। एक सज्जन विदेश जा रहे थे। दिल्ली से फ्लाइट है। इन्हें विदा करने कई लोग आए हैं। गेंदे की मालाएं और कैमरे के फ्लैश। विदा होते सज्जन अपनी सामर्थ्यबद्ध हंसी और मुस्कान बांट रहे थे। उधर कोई किसी की जेब काटकर भागा है और भीड़ की एक टुकड़ी जेब कतरे के पीछे लगी है। बाबूजी ने बहुओं को डपटा। मुंह फाड़े ना खड़ी रहो, अपने गहने संभालो। 10 बार कहा है कि स्टेशन पर यह सब पहनकर मत आया करो। सुनकर तीनों बहुओं ने चेन बाली चूड़ियां टटोलते हुए बुरा सा मुंह बनाया। स्नेह ने कहा, बाबूजी आप ऐसी हड़बड़ी मचाते हैं कि गहने उतारने का ध्यान ही नहीं रहता। बाबूजी सुन नहीं पाए। उनका ध्यान जेब कतरे पर था। महाकौशल ने धीरे धीरे रेंगते हुए प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जाने वाले लद फद कर चले गए। उन्हें विदा करने आए लोग वापस लौट गए। प्लेटफॉर्म कुछ देर को खाली हुआ और कुछ देर में फिर से उतना ही भर गया। सोनी छोटे बच्चे राजू को दुलारते दुलारते थक गई तो वहीं फर्श पर फसक्का मारकर बैठ गई और जोर से थपकते हुए उसे सुलाने का प्रयत्न करने लगी। अम्मा ने घूर कर देखा और उसकी निंदा की। देख, बैठ गई फरस पर, सिल्क की साड़ी बर्बाद कर दी। और सोनी कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ फटकार कर जगह साफ कर लेता है। क्या करूं अम्मा जी, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोनी थकी हुई लग रही थी। कॉफी पी लेते तो उकताहट कुछ कम होती। अंबुज ने प्रस्ताव रखा। मैं कॉफी लाता हूँ। एक नाथ कॉफी लेने चला गया। बच्चे अवसर क्यों चूकते। 50 रुपए फिर स्वाहा हो गए। कुछ देर में अनाउंसमेंट हुआ। बाबूजी ने तर्जनी अधरों पर रखकर सबको चुप रहने का संकेत किया। यात्री ध्यान दें,
मुंबई की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। सूचना से प्लेटफॉर्म पर घबराहट और उतावली का झोंका सा आ गया। लो, एक तो ट्रेन आ रही है इतनी देर बाद और उसके बाद भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। बाबूजी ठिठके से खड़े रहे, जैसे सूचना का सत्यापन करना चाह रहे हों। ओंकार इधर उधर जाकर कुली को ढूंढने लगा, लेकिन कुली अनाउंसमेंट सुनकर खुद ही आ गया और विद्युत की त्वरा से उसने 4 सामान लाद लिए। अफरा तफरी मची है। लोग हड़बड़ाए हुए दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागे जा रहे हैं। बाबूजी तेजी दिखाते हुए कुली के पीछे लग गए कि कहीं वह सामान लेकर गायब ना हो जाए। बच्चों को हाँकते घसीटते सामान उठाए ये विशाल कुटुंब किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा। सामान गिना जाने लगा। एक नाथ अनुमान लगाता, अपेक्षित डब्बा कहाँ आकर ठहरेगा। इससे पहले धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म से आ लगी। उन्मादी भीड़ उफन रही थी। अम्मा लगातार चीख रही है, बच्चों का हाथ कसकर पकड़ो, इस भीड़ में कोई गुम हो गया तो भीड़ में कोई मिलेगा ही नहीं। अम्मा की चीख भीड़ और शोर में खो गई। एक नाथ डब्बे के पीछे दौड़ा, पीछे पीछे कुली और ओंकार और सबसे पीछे तिलक, सब सामान से लदे फदे। डब्बे में बहुत भीड़ है। द्वार पर लटके लोग जैसे प्रवेश निषेध की घोषणा कर रहे हैं। चढ़ने वाले चढ़ने वालों की शीघ्रता और व्यग्रता में उतरने वालों को कोई उतरने ही नहीं दे रहा। कोई पूरा गला फाड़कर चीख रहा है, जब उतरने की जगह नहीं दोगे तो चढ़ने की जगह कैसे मिलेगी? उतरिए जल्दी, भाषण मत झाड़िए, ट्रेन यहाँ केवल 5 मिनट रुकती है। एक नाथ ने उस लटके हुए आदमी को खींचकर उतार दिया। कुली यात्रियों को ठेल ठाल कर सामान सहित डब्बे में घुस गया। बाबूजी तिलक पर बिगड़े, तू क्यों नहीं जाता साथ उसके डब्बे में? कुली पता नहीं सामान कहाँ रख दे। चुप भी रहिए बाबूजी, इस भीड़ में आप ही घुसकर दिखा दीजिए। तिलक द्वार पर झूलती भीड़ को देखकर बौखलाया हुआ था। बाबूजी उसे घूर कर रह गए, क्योंकि उनकी दृष्टि डिब्बे में लोप हो गए कुली को ढूंढ रही थी। उतरने और चढ़ने वालों में प्रतिद्वंदिता सी हो रही है। धक्का मुक्की, झपट, खींचतान, चीखना चिल्लाना चल रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति मोटा कुर्ता और धोती पहने, कंधे पर लटकाने वाले खादी का झोला टांगे ट्रेन में चढ़ने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और संघाती धक्कों और कोंचती कोहनियों के जोर से चढ़ नहीं पा रहे हैं। वृद्ध उस उन्मादी भीड़ में तैरता हुआ सा डब्बे के द्वार तक पहुंचता है और फिर दूर छिटक जाता है, जैसे कागज की असहाय नाव लहरों के थपेड़ों से इधर उधर डगमगा रही हो। एक बार वह चढ़ ही जाने वाला था, पर एक नाथ ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे खींच लिया और अंबुज को लगभग घसीट कर कूपे में ढकेल दिया। वृद्ध करुण स्वर में बोला, मुझे भी चढ़ने दो बेटा, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सभी जरूरी काम से ही जाते हैं बाबा, कोई फालतू मरने नहीं जाएगा इस भीड़ में। पर आप लोगों में धैर्य और एटिकेट बिल्कुल नहीं है, वरना सबको उतरने चढ़ने की जगह मिल जाती। एक नाथ तो उपदेश देने के ही मूड में था। इतनी समझदारी की बातें करते हो, फिर भी इस तरह धक्का मुक्की कर रहे हो। वृद्ध के स्वर में व्यंग था। व्यवस्था सिखाने वाले ये युवक स्वयं कितनी व्यवस्था बनाए रखते हैं, सबको पता है। चुप भी रहो बाबा। तिलक, जो संयोग को कंधे पर लादे हुए है, उसने वृद्ध को एक ओर सरकाया और डब्बे में चढ़कर किसी तरह किला फतह कर लिया। बेटा, मुझे भी तनिक हाथ पकड़कर खींचोगे? वृद्ध का कृशकाय हाथ उठा ही रह गया और तिलक, वो तो कूपे में कहीं बिला गया। बुढ़ा तो पीछे ही पड़ गया। पीछे से ओंकार का स्वर उभरा। अंबुज ने फेंटा कस लिया और दोनों हाथ हिला हिलाकर बाकी बचे सामान और यश के लिए चिल्ला रही है। लोग जब व्यक्ति से भीड़ की शक्ल में बदलते हैं, तो सारे संस्कार, शालीनता, धैर्य, संयम, नम्रता, सभ्यता सब खो देते हैं। भीड़ की शक्ल में स्वयं को पहचानने जाने का भय नहीं होता। वृद्ध ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ से जूझने में सारी क्षमता और ऊर्जा व्यय कर चुका, तो भीड़ से निकलकर एक ओर पराजित सा खड़ा हो गया, कदाचित उस असंभव क्षण की प्रतीक्षा में जब भीड़ छंटेगी और वह डिब्बे में चढ़ सकेगा। बाबूजी डिब्बे की गतिविधि पर दृष्टि जमाए हुए बोले, महोदय, ये आपके अकेले सफर करने की उम्र नहीं है। कम से कम अकेले सफर तो ना किया करें। मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेन में चढ़ पाएंगे। जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए जा रहा हूँ।
वृद्ध ने अपनी पनियाई आंखें पर्दनी की कोर से पोंछ ली। उधर यशा को ओंकार ने किसी तरह डब्बे में फेंक दिया। उसके भाल के दाईं ओर किसी संदूक का नुकीला कोना लग गया और गूमड़ निकल आया। ट्रेन धक्का खाकर रेंगने लगी। कुछ साहसी पराक्रमी लोग डंडा पकड़कर ट्रेन के साथ घिसट रहे हैं। यात्रा की सफलता हेतु बाबूजी गोसाई जी की एक चौपाई अवश्य दोहराते हैं। एक नाथ कूपे में ही रह गया जो बड़ी कठिनाई से कूद पाया। चावल और दाल की बोरी यहीं पीछे छूट गई और अम्मा का मुंह फूल गया। जाते हुए बेटी से ठीक से मिल भी नहीं पाई। भीड़ वापस लौटने लगी प्लेटफॉर्म 1 की ओर। भीड़ में कहीं गुम सा बदहवास पैरों से रेंगता हुआ वृद्ध भी वापस लौट रहा है। बाबूजी को तनिक दया आ गई। ओंकार, तुम लोग उस वृद्ध की सहायता कर सकते थे। बेचारा किसी जरूरी काम से जा रहा था। बाबूजी, आपको तो बस आदेश देना आता है। आप उस भीड़ में चढ़े होते तो आपको पता चलता। एक नाथ ने उत्तर दिया। बाबूजी निरुत्तर हो गए। उधर अम्मा सामान की भांति बच्चों को गिन रही हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार गिना। एक बच्चा कम निकला। अम्मा के कंठ से विकराल चीख निकल गई। सुनते हो, देव नहीं मिल रहा, कहाँ गया? ए लाखनलाल, आज किसका मुंह देखा था? बाबूजी तमतमा गए। सभी सदस्यों ने इधर उधर दृष्टि फैलाई। देव सचमुच नहीं दिख रहा था। बाबूजी ने बौखलाहट में बहुओं को आड़े हाथों ले लिया। यही करने आई हो तुम लोग? एक बच्चा भी नहीं संभलता है। अब इन लंगूरों को पकड़कर वहां बेंच पर बैठो, हम ढूंढ के लाते हैं। सोनी रोने लगी। स्नेह ने भयावह समा खींचते हुए बता डाला कि खाड़ी देशों में बच्चों को बेचकर किस तरह उन्हें घरेलू नौकर बनाया जाता है, या फिर बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाई जाती है। उसकी बातें सुनकर सोनी का रुदन बढ़ गया और तब स्नेह की समझ में आया कि उसने गलत समय में गलत बात बोल दी है। वह सोनी को सांत्वना देने लगी। सभी बच्चे सिट पिटाए हुए हैं। अंबुज जो पैसे देकर गई है उससे आइसक्रीम खाने की योजना थी, पर इस पापी देव ने सब गड़बड़ कर दिया। बाबूजी, एक नाथ, ओंकार पूरे प्लेटफॉर्म पर एक छोर से दूसरे छोर तक भागते रहे। अम्मा दूर झाड़ियों में झांक आई और रमा दूर तक जा रही पटरी देख आई। देव, देव कहीं नहीं मिला। ट्रेन में बैठकर चला तो नहीं गया? बाबूजी को जैसे होश आया। मैं तो पहले ही कहती थी, इतने लोगों का, खासकर बच्चों का स्टेशन जाना ठीक नहीं है। स्नेह ने दर्शन बघारा। चुप रहो भाभी, दिमाग मत चाटो। ओंकार उसे झिड़क कर एक और चला गया। पूरा प्लेटफॉर्म खंगाल डाला, लेकिन बच्चा नहीं मिला। एक नाथ बोला, बाबूजी प्लेटफॉर्म 1 पर चलिए, हो सकता है देव उधर निकल गया हो। हाँ हाँ, ये ठीक होगा। सोनी प्लेटफॉर्म 2 छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। बाबूजी, यहीं से गुमा है देव। 1-2 लोगों को यहाँ रुकना चाहिए। देव कहीं इधर उधर चला गया होगा तो लौटकर यहीं तो आएगा। सोनी ठीक कह रही है। सब एक जगह यहीं बैठो, वरना 1-2 बच्चे और गुम हो जाएंगे। बाबूजी महिलाओं और बच्चों को छोड़ पुत्रों के साथ प्लेटफॉर्म 1 की ओर लपके। अभी जल्दी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, इसीलिए प्लेटफॉर्म कुछ खाली है। एकनाथ और ओंकार प्लेटफॉर्म पर कुशल धावक की तरह दौड़ते रहे, लोगों से टकराते रहे और दीदे ना होने का विशेषण पाते रहे। बाबूजी वेटिंग रूम, सुलभ शौचालय, स्टॉल सभी झांक आए, पर देव देव नहीं मिला। बाबूजी की उत्तेजना और घबराहट दोनों बढ़ रही थी। प्लेटफॉर्म निगल गया बच्चे को, या किसी गिरोह के हत्थे तो नहीं चढ़ गया बच्चा? बाबूजी विवशता की मूर्ति बने आते जाते लोगों से पूछते रहे। आपने नीली धारीदार शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहने 5-6 साल के बच्चे को देखा है? लोग अनभिज्ञता दिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चा खोना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाबूजी स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं, जब लोग सहायता ना करें तो मनुष्य भीड़ में किस तरह अकेला पड़ जाता है। यदि इतने लोग उनकी सहायता करें तो क्या एक बच्चा ढूंढा नहीं जा सकता? भाईचारा किसी में नहीं रहा। एकाएक उन्हें उस वृद्ध की याद आ गई जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाया था। ओह, थोड़ा सा सहयोग दे हम एक दूसरे के काम साध सकते हैं। पर सभी निर्दयी हो जाते हैं। पता नहीं बेचारा किस काम से जा रहा था। एकनाथ पूछताछ दफ्तर में देव के खोने की सूचना दर्ज कराकर विमूढ़ भाव से बाबूजी के पास आकर खड़ा हो गया। ओंकार बहुत देर तक पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ उलझा रहा
और फिर बाबूजी के पास आकर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को गालियां देने लगा। बाबूजी भी सुर में सुर मिला रहे हैं। पुलिस ऐसी निकम्मी ना होती तो आज ये अव्यवस्था और अराजकता ना फैलती। समय गुजरता जा रहा है और देव के ना मिलने की आशंका बढ़ती जा रही है। सहसा अनाउंसमेंट हुई। बाबूजी फिर से ध्यान से सुनने लगे। 5-6 वर्ष का बालक जो नीली धारीदार शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहने है और अपने पिता का नाम तिलक गोस्वामी बताता है। इंक्वायरी ऑफिस में है, शीघ्र संपर्क करें। बाबूजी को तो जैसे होश आया। उन्होंने एकनाथ और ओंकार को समेटा और इंक्वायरी ऑफिस की ओर लपके। इंक्वायरी ऑफिस का दृश्य करुण था। देव इतना अधिक रो चुका था कि हिचकियां उसके कंठ में समा नहीं रही थी। बाबूजी को देखकर वह उनकी गोद में चढ़कर उनसे जोंक की तरह चिपक गया। उनके कंधे में मुंह गड़ा लिया और पुचकारने पर भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। वह बहुत डरा हुआ था और हिचकने सिसकने से उसकी देह में हिलोर सी उठ रही थी। एकनाथ और ओंकार बाबूजी के साथ दफ्तर के क्लर्क के पास खड़े वृद्ध को चकित नेत्रों से देख रहे हैं। ये तो वही वृद्ध हैं जो ट्रेन में चढ़ना चाह रहे थे और जिसे एकनाथ ने धक्का देकर पीछे धकेल दिया था। क्लर्क बोला, अजीब लापरवाह लोग हो आप लोग। बच्चा संभाले नहीं जाता तो स्टेशन लाते क्यों हो? ये बाबा बच्चे को ना बचाते तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता। दिन भर लोगों से जूझते क्लर्क का स्वर वैसे ही तल्ख और बेसुरा हो चुका है और इस समय तो उसके कहने के ढंग से साफ दिख रहा है कि वह इन्हीं जैसे लोगों को अव्यवस्था फैलाने का जिम्मेदार समझता है। सुनकर एकनाथ बिल्कुल पानी पानी हो गया। ओंकार इस तरह मुंह फाड़े खड़ा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। बाबूजी कुछ देर शब्द तलाशते भौचक्के खड़े रहे, जैसे अभी भी हादसे से उबर नहीं पा रहे हों। बड़ी मुश्किल से कुछ बोल उनके मुंह से फूटे, आप तो हमारे लिए देवदूत बन गए। किस तरह आपका धन्यवाद करूं? किस बात का धन्यवाद? मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। जानवर भी एक दूसरे को सहयोग देते हैं। हम तो फिर भी मनुष्य हैं। आप जानते हैं मेरी ट्रेन छूट गई थी। मैं स्टेशन से बाहर निकला था, देखा पीपल के पेड़ के पास एक आदमी इसे साइकिल में बैठाने की कोशिश कर रहा है और ये रोए जा रहा है। मैं समझ गया कि यह इसे भगा कर ले जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर इस बच्चे को आपके साथ देखा था। मुझे मालूम था कि बच्चा आपका ही होगा। बड़ी मुश्किल से इसे अपने साथ ला पाया हूँ। बच्चा इतना डर चुका था कि मेरे पास भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी माँ जहाँ है वहाँ चले जाओ और ये अकेला स्टेशन की ओर बढ़ा और पीछे पीछे मैं। मुझे लग रहा था कि आप लोग परेशान होंगे। एकनाथ एकदम लज्जित सा खड़ा था। बाबूजी ने उसे एक बार घूर कर देखा और फिर वृद्ध को संबोधित करते हुए कहा, यदि आप ना आज होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं ना होता तो क्या होता? बचाने वाला तो भगवान है। बहुत पछतावा था कि जा नहीं पाया, पर अब विश्वास हो गया कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। शायद इसी बच्चे को बचाने के लिए मेरी ट्रेन छूट गई। वृद्ध के अखरोट से सिकुड़े मुख पर कई भाव आ जा रहे हैं। आपको जाना कहाँ है बाबा? ओंकार ने औपचारिकता का सिरा पकड़ा। मुंबई जाना है बेटा। सुबह तार मिला था, मेरा इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा है। उसके शव को लेने जाना है। पर वृद्ध मुख की सलवटें भीतर की सरलता को रोकने के प्रयास में और सिकुड़ आई। बाबूजी, एकनाथ, ओंकार तीनों सकते में आ गए। जैसे सही मायने में देव अब घुमा। कितना बड़ा अन्याय किया है ईश्वर ने इस बुढ़ापे में। पता नहीं किस तूफान से गुजर रहा होगा यह वृद्ध, फिर भी दूसरों का भला करना नहीं भूला। ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर। बाबूजी के कंठ से घुटी घुटी सी संवेदना फूटी। वृद्ध चुप है, भीतर से तूफान के वेग को थामने के प्रयास में। हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं? एक नाथ के मुख से अटकते अटकते शब्द निकले। नहीं नहीं, आप लोग परेशान हैं, घर जाइए, मैं चला जाऊंगा। दूसरी ट्रेन रात 10 बजे मिलेगी। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कोई असहाय वृद्ध मिले तो उसे थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा स्नेह और हो सके तो थोड़ा सा सम्मान दे देना। हम वृद्ध तुम्हारे ही समाज का एक हिस्सा है बेटे, लेकिन आज अपनी ऊर्जा खो चुके हैं। तुम लोग युवा हो, बहुत ऊर्जा है तुम्हारे भीतर, बहुत क्षमता है।
इस क्षमता का छोटा सा भाग किसी की भलाई में लगा लेना, मैं समझूंगा मुझे मेरे उपकार का मूल्य मिल गया। एक छोटी सी कहावत है, कर भला हो भला। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला अवश्य होगा। कहकर वृद्ध पराजित चाल से चलकर कक्ष के द्वार तक पहुंचे और फिर पलटकर बाबूजी के ऐन सामने जा खड़े हुए। बुरा न मानो तो एक बात कहूं? बाबूजी ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। रेलवे स्टेशन पर इतने लोगों को लेकर न आया करें, अव्यवस्था फैलती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन का ही नहीं, हम सभी नागरिकों का भी दायित्व है। हम चाहे तो फैलती जा रही अव्यवस्था को किसी सीमा तक कम कर सकते हैं, बस हमें स्वयं को सुधारना होगा। वृद्ध लौट चले, उनके लटपटाते बदहवास पैर मानो कहीं के कहीं पड़ रहे हैं, और इधर बाबूजी अवाक हैं, जैसे उनकी वाणी चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।